हाय अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, हम एक लेक्चर सीरीज़ के अंदर है जहाँ पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट पंच वर्ड्स क्या हैं जो पेपर के अंदर विल लेट यू स्कोर मोर मार्क्स. So, as I've already said, that this is not a content building exercise going on. It is an exercise which is seeking to condense the knowledge you already have so that in few words, in few keywords, you may be in a position to revise all the syllabus of public administration. I am Rahul Sharma, Assistant Labor Welfare Commissioner, Central from Central Labor Service. Today's topic will be administrative management theory by Luther Gulick and Lyndall Urwick. Well, we have already studied this theory about administrative management when it came to Fayol's functionalism. Well, Fayol's functionalism and Gulick and Urwick are not studied separately. They are more or less part of the same uh, thread of public administration. But there are some key insights that these two people have given. As a result, we study them separately, and they are also part of the classical thinkers. Once this is done, we will go to the bureaucratic management theory, which is by Max Weber, and it is one of the most important theory when it comes to public administration. But before venturing into the uncharted territory of Luther Gulick and Lyndall Urwick, let us revise few concepts. Firstly, there is a goal. Secondly, there is a means. Organization is a means to attain that goal, and that has to be done in a way by which efficiency, economy, effectiveness, productivity, objectivity, these important things are achieved. However, to achieve efficiency, economy, effectiveness is not an ordinary task. A lot of people have delved into plethora of aspects. Tab jaake they have been in a position to improve the efficiency of the organization. When we are talking about the classical organization, here we are emphasizing upon the structures in order to improve the efficiency. So since there was a kind of conflicting relationship between the management and the employee, जहां मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में सास और बहू का रिश्ता है, तो एक समस्या है, एक कन्फ्लिक्ट है, एक प्रॉब्लम है जो बार बार एफिशिएंसी को अटेन करने में या मैक्सिमाइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक थ्योरी बनाते हैं जिसमें क्लासिकल थ्योरी इज वन ऑफ द थ्योरी, जिसके अंदर बहुत सारे सब थ्योरीज हैं, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी गलिक एंड अर्विक की आज पढ़ रहे हैं. कोई भी थ्योरी है, मैंने बताया था कि उसके प्राइमरली 3 पार्ट्स हैं. एक तो मेन फिलॉसफी कि क्या चाहती है वो, क्या उसका पर्पस है. दूसरा प्रिंसिपल्स, उस फिलॉसफी को अटेन करने के लिए क्या प्रिंसिपल चाहिए. तीसरा वो स्ट्रक्चर्स, वो टेक्निक्स, वो मेथडोलॉजीज जो डेवलप होती है विद इन द थ्योरी, जिनके थ्रू उन प्रिंसिपल्स या उस फिलॉसफी को अटेन किया जा सके. अगर आप इसे ही कंपैरेटिव एनालिसिस में रिलीजियस फिलॉसफी से रिलेट करो, तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिलीजन विच सेज दैट देयर इज गॉड, इस दुनिया में भगवान है. मोस्ट ऑफ द रिलीजन ऐसा कहते हैं, या उनकी इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि इस दुनिया में भगवान है. अब उस भगवान को पाने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आपको ऑनेस्टी दिखानी है, आपको पाप नहीं करना, आपको पाप पुण्य के डायनामिक्स को समझना है, आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपको किसी को चीट नहीं करना. हालांकि ये बातें कहना बहुत आसान है, बट इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स विच हैव टू बी सब्सक्राइब्ड इफ यू रियली वांट टू अटेन गॉड, इफ यू वांट टू मीट हिम, इफ यू वांट टू टॉक टू हिम, इफ यू रियली वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन, चाय पे चर्चा विद गॉड. तो ये प्रिंसिपल्स को भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें वो टेक्निक्स चाहिए, वो स्ट्रक्चर्स चाहिए. जैसे प्रायश्चित, हम पेनेंस कहते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है. कोई इंसान जिसने कोई गलत काम कर दिया, वैसा नहीं है उसकी मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी. ही कैन स्टिल अटेन गॉड बाय डूइंग पेनेंस, अपनी गलतियों को सुधार के, या फिर सोशल चैरिटी करके, वो भी एक टेक्निक है, एक स्ट्रक्चर, एक मेथडोलॉजी है. तो इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी थ्योरीज हैं, जहां एक प्रॉब्लम से इनमेट हुई एक फिलॉसफी, फिलॉसफी से प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल से टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर्स. ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में एक मेजर फ्रेमवर्क डेवलप हो जाए, which later on helps you to write answer into the paper even if you do not know anything about it. तो अभी जो है गलिक और अर्विक की थ्योरी के ऊपर कूद जाते हैं. क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी थी तो मेजर डिमेंशन सेम रहेंगे. स्ट्रक्चरलिज्म होगा, फंक्शनलिज्म होगा, आपका टॉप डाउन अथॉरिटी होगी, टेक्नो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, इकोनॉमिक रैशनल मैन होगा, कोएक्टिव पावर ना होके कोर्सिव पावर होगी,
आपकी अथॉरिटी जो है वो टॉप डाउन होगी, कम्युनिकेशन टॉप डाउन होगा, आपका मोराल या मोटिवेशन जो है वो प्राइमरीली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा प्रीडोमिनेट करेगा, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे कम डोमिनेट करेगा। तो मेजर फ्रेमवर्क्स तो वही रहेंगे जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, बट देर आर सम स्पेशलाइज्ड कीवर्ड्स विच आर पर्टिकुलरली टू बी यूज्ड व्हेन इट कम्स टू गलिक एंड अर्विक। तो अगर हम फिलोसफी की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा फिलोसफी को मैंने इलेबोरेट किया, बिकॉज बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव हैड ऑलरेडी एन आइडिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो पहले एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, ई रेज टू द पावर 3, ये अटेन करना है विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली प्रोडक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि कोई भी चीज है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज्यादा से ज्यादा आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जा सके। ऑब्जेक्टिविटी, एकदम क्लैरिटी कि उन्हें प्रोड्यूस कैसे करना है। फिर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, science of administration, universality of administration, neutrality of administration, that irrespective of the nature and the size of the organization, the principles will be applicable to every possible form of organization under the sun. So this was the philosophy it was trying to seek, Gullick and Urwick. यही philosophy आपका फेयोल भी सीख कर रहा है, और somehow not in the very crude sense, but टेलर भी यही कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी efficiency, economy, effectiveness, productivity, objectivity, structuralism, functionalism, standardization, specialization, science, न्यूट्रलिटी, यूनिवर्सैलिटी, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मेंटल रेवोल्यूशन, सारे जनरल प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश करी जा रही थी। फिर उसी चीज में अब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या आ जाते हैं गलिक एंड अर्विक के? तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को आप तोड़ो, यानी स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से एक स्किल्ड मैन पावर डेवलप होगी जो पर्टिकुलरली उसी पार्ट ऑफ वर्क पे ध्यान देगी, वहां पर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, सारे छोटे छोटे पार्ट्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, यानी शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आप अटेन करोगे तो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप एक पार्ट में एफिशिएंसी अटेन कर रहे हो तो पॉसिबली धीरे धीरे सारे पार्ट्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करी जा सकती है। ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर जो आपका डिवाइड करेगा, यानी स्पेशलाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी अपस्किलिंग करेगा लेबर्स की। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिस्पर्जन ऑफ पावर, पावर या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलोंग द स्ट्रक्चर आप कंप्लीटली डिस्पर्स कर दो। या डेलीगेशन, कि आपने अथॉरिटी तो दे दी दैट ऑन हिज बिहाफ आई शुड परफॉर्म दिस, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उसी की है, यानी डेलीगेशन। यूनिटी ऑफ कमांड, आपका एक ही बॉस होना चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि एक टाइम पर एक सुपर ऑर्डिनेट कितने अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली, उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो। हालांकि बाद में ग्रेक्यूनास ने एक फॉर्मूला दिया है, गलिक एंड अर्विक ने कहा है पांच या 6, अगर 5 या 6 अगर आपके सबऑर्डिनेट्स हैं तो एक सुपरवाइजर जो इफेक्टिवली उसे मैनेज कर सकता है। बट ये उसने एक जनरल लेमैन की टर्म में कहा है। उसने ये भी कहा है डिपेंड्स ऑन द टास्क विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, इसने यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दी। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन और द इंडिविजुअल हु इज कैरिंग दैट टास्क। हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा हो कि वो पूरी एक 500 लोगों की फौज को मॉनिटर कर सकता हो, सुपरवाइज कर सकता हो। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे। उसके बाद इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करी गलिक और अर्विक में। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बताना चाहूंगा कि गलिक एंड अर्विक का मिलिट्री बैकग्राउंड था। मिलिट्री बैकग्राउंड में स्टाफ और लाइन दो ऐसे यूनिट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के। जो लाइन है वो इंप्लीमेंटिंग यूनिट है, स्टाफ जो है आपका वो पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग यूनिट है। तो गलिक एंड अर्विक ने कहा भाई स्टाफ और लाइन होना चाहिए। लाइन विल बी द मेन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एंड स्टाफ विल बी एड, असिस्ट और एडवाइस करने के लिए, पॉलिसीज में चेंज लाने के लिए, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिव्यू के लिए, ताकि एक इफेक्टिव पॉलिसी जो है स्ट्रीमलाइन हो जाए आपके पॉलिसी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज के पास और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल गलिक एंड अर्विक का डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन 4P, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। गलिक एंड अर्विक ने कहा इन 4P के बेसिस पे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करो। काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, कौन सा डिपार्टमेंट किसके लिए बना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट आपके पर्पस पे बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपके पर्सन पे बना हुआ है। तो अलग अलग तरीके से आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करो ताकि वो डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक स्पेशलाइजेशन को डेवलप कर ले, और चीजें जब कॉम्प्लेक्स हो तो वो वहां पे उनको सिंप्लीफाई करने का कैपेबिलिटी या एक्यूमेंट रखता हो। तो ये एक प्रिंसिपल गलिक एंड अर्विक ने दिया, जो एक्चुअली में आज की भी हम ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है। इट्स नॉट दैट समथिंग ही हैज सेड और दे हैव सेड, इट इज नॉट बीइंग सीन एनीवेयर, it is quite observant even today as well. Then they gave a structure with regard to coordination. Gullick and Urwick ने कहा कि when it comes to coordination there are 3 ways of coordination, 3 structures. One is hierarchy,
when the conflict arises between the superordinate and the subordinate, then hierarchy helps in sorting out that conflict, that securing that coordination or harmonizing everybody's effort toward the organizational objective. Or idea, when there is discrepancy with regard to procedures and there is confusion, there is gray area, and the subordinate is not able to identify that how he is expected to execute that task, then the managers at the higher level, they are expected to streamline things, to strategize things, and to make sure that the things are being done in a manner wherein the efficiency, economy and effectiveness is not being compromised. तो अगर पॉलिसी नहीं है तो आप बनाओ, अगर डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स है तो हटाओ. तो ये कोऑर्डिनेशन थ्रू आइडिया था कि मम्मी भी दूध लेके आती हैं, पापा भी दूध लेके आते हैं, सिस्टर भी दूध लेके आती हैं, और घर में रोज 2 लीटर दूध बर्बाद हो रहा है क्योंकि घर की कंजम्पशन 1 ही लीटर दूध की है. तो इस डुप्लीकेसी को हटाओ. या यही नहीं पता है कि दूध लेके कौन आएगा. मान लीजिए सिस्टर की ड्यूटी नहीं लगाई, पापा की नहीं लगाई, मम्मी की नहीं लगाई, तो दूध लाएगा कौन. तो आप उनके लिए रूल्स बनाओ, स्ट्रीमलाइन करो. इस तरीके की अथॉरिटी, इस तरीके का एक लेवरेज उन्होंने मैनेजर्स को दिया कि भाई आप ये डिसाइड करो. इससे आप कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आएगा. सब ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे एक दूसरे के साथ कि पापा कहेंगे मम्मी को तुम दूध नहीं लाए, मम्मी कहेंगी बेटी को आप नहीं लेकर आए, बेटी कहेगी पापा को. कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, रैंडमनेस, केओस. ऑर्गेनाइजेशनल केओस को ओवरकम किया जा सके, कोऑर्डिनेशन को सिक्योर किया जा सके. देन कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटी. भाई वर्टिकल लेवल पे तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना आसान है कि बॉस कहेगा कि नहीं आपको ऐसे करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा. लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मान लो मैनेजरियल लेवल पे मम्मी और पापा सेम लेवल पे झगड़ा हो जाए, अब वहां कैसे सिक्योर करें. तो वहां एक कमिटी बननी चाहिए. उस कमिटी के अंदर घर के सारे मेंबर्स, बेटा बेटी, मम्मी पापा, नाना दादा दादी, वहां पे डिस्कशन, नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग, उससे कोऑर्डिनेशन को सिक्योर किया जाए ताकि ऑब्जेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज ना हो और जो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हम उसको अटेन कर पाए. तो ये आप देखो कि इन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. कोऑर्डिनेशन एक प्रिंसिपल है, लेकिन वो करा कैसे जाए उसके लिए उसने स्ट्रक्चर दिया है. हायरार्की, कमिटी, आइडिया, दीज आर स्ट्रक्चर्स. ऐसी डिपार्टमेंटलाइजेशन एक प्रिंसिपल है, बट बेस्ड ऑन 4P इज अ स्ट्रक्चर. इसी तरीके से एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस सीख कर रहे हैं, बट कैसे करें. स्टाफ और लाइन देके. स्टाफ और लाइन एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसीलिए इनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है. इन्होंने स्ट्रक्चर पे बड़ा ध्यान दिया है. इनका मतलब है बस इतना सुंदर बना दो स्ट्रक्चर को कि बाकी सारी चीजें अनइंपॉर्टेंट है, जो लेटर ऑन इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी बना है क्योंकि इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया स्ट्रक्चर में काम करने वाले आदमी को, जो इंसान वहां पे काम करता है. अब आप देखो कोई भी प्रिंसिपल जो है ये ह्यूमन मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा है, ये सोशल डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहा है, ये पीयर प्रेशर की बात नहीं कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा है. नन ऑफ द थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ द एम्प्लॉय, द सैटिस्फैक्शन ही गार्नर्स फ्रॉम हिज जॉब. They are not talking about that aspect, which I believe in the present times, particularly the service sector, is one of the most important aspect of organizational success, but that has not been discussed. At the same time, उन्होंने environment की बात ही नहीं करी. उन्होंने कहा कि one best way of doing things, universality, neutrality, science जो हमने बना दिया वो दुनिया में उससे अच्छा कुछ है ही नहीं. ना भूतो ना भविष्यति, ना हमारे जैसा कोई था ना हमारे जैसा कोई होगा, ऐसा बोल के चले गए. बड़ी ईगो हर्ट हो गई बाकी सारे थिंकर्स की. अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पे. तो बड़ी अजीब सी बात है कि इवन दो क्लासिकल थिंकर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड टू द एक्सटेंट यू कांट इवन इमेजिन. एवरीवन हु कम्स स्टार्ट्स हिटिंग देम लाइक अ पंचिंग बैग. ये गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए. बट इफ यू सी द ऑर्गेनाइजेशंस इवन टुडे, क्लासिकल प्रिंसिपल्स आर एक्सट्रीमली डोमिनेंट. आप मिनिस्ट्रीज की फंक्शनिंग देख लो, डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है. आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. आपके स्टाफ और लाइन का कंसेप्ट आज भी है. एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है, एक फील्ड ऑफिस है. आज भी कोऑर्डिनेशन के लिए हायरार्की यूज करी जाती है. फॉर एग्जांपल इंटरनल कमिटी बनती है, मान लो कोई डिस्प्यूट आ जाता है, इंक्वायरी कमिटी बनती है, और ये हायरार्किकल उसमें सुपर ऑर्डिनेट्स जो सुलझाते हैं. इवन दो हम कितना ही क्रिटिसाइज कर लें क्लासिकल थिंकर्स को उनकी मायोपिक व्यू पॉइंट के लिए, उनकी शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनकी एक चीज बहुत अच्छी है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे अपनी लाइफ में कि उनको क्या करना है और कैसे करना है. अभी आप आगे जाके देखोगे नियो क्लासिकल स्कूल, वो बातें बना रहे हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इंसान के साथ गपशप करो, चाय बिस्किट खाओ, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. इवन दो उन्होंने बहुत अच्छी इंसाइट दी, बट प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने कम से कम प्रिंसिपल्स दिए. अब सोचो घर में पेरेंट्स हैं, मम्मी ने बोला कि ये काम इसका है, ये काम इसका है,
इसको ऐसे करना है, यहाँ वहां जाना है, उसके बाद वहां से यहाँ आना है, और ऐसे करके हम काम को कंप्लीट कर लेंगे। सबकी रोल और गोल क्लैरिटी कर दी, पोजीशंस बता दी, अकाउंटेबिलिटी सीख कर ली। आप वापस आओ तो बिल लेकर आना, उस बिल को हम वेरीफाई करेंगे, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आई हम दुकानदार को कॉल करेंगे। एकदम प्रिंसिपल्स ने, स्ट्रक्चर्स ने एकदम क्लैरिटी स्टैब्लिश कर दी। लेकिन मान लो वहां पापा हैं, वो कहेंगे अरे दूध वाले का भी दिल बहुत बड़ा होता है, 2-4 रुपए इधर उधर हो गए तो क्या हो गया, जाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए, जाने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, अगर दिल बड़ा होगा तो घर वैसे ही एफिशिएंट हो जाएगा। गप्पे, बड़ी बड़ी हाँकना, डींगे। लेकिन लाइफ जो है वो डिसिप्लिन से चलती है, लाइफ जो है वो ऑर्डर से चलती है, और वो ऑर्डर जो है वो क्लासिकल थिंकर्स देके चले गए, एकदम क्लैरिटी। इसीलिए आज भी हम कितना ही क्रिटिसाइज करें इनको, उसके बाद भी आप देखना वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी आज भी प्रिविलेंट है, इवन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स नॉट पॉसिबल अराउंड द ग्लोब एज वेल। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी व्हिच वाज बीइंग प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, दे आर वेरी डोमिनेंट। So I am repeating all these things only to make you realize that what you have studied is not an ordinary thing. People have spent their entire lives in researching about these things. If you really want to value these things, go to several organizations. See how are they operating. My friends are working in private sector. वहां पर भी एक मैनेजर होता है, एक बॉस होता है, जो आप आधा घंटा पहले लेट चले जाओगे या आधा घंटा पहले ऑफिस से निकल गए, अच्छा तो अगले दिन मेल आ जाता है, अरे आप जो है ऐसे कैसे चले गए, मेरे को नहीं बताया आपने। फ्रीडम आज भी उनकी कटेल करी हुई है। एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन ऐसा नहीं है कि नियो क्लासिकल बोल के चले गए और सब कुछ हुए जा रहा है। नो, क्लासिकल प्रिंसिपल्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड दैट इज वाई दे आर स्टिल वेरी पॉपुलर। आज भी हम इनको नहीं हटा पा रहे हैं, क्योंकि इनको हटा पाना संभव नहीं है, इनको हटा पाना एकदम असंभव है। क्योंकि कुछ तो टेक्निक, कुछ तो वे होगा ना जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगे। हवाबाजी में बातें करके कुछ नहीं हासिल होता, जो हम लेटर ऑन रियलाइज करेंगे। नियो क्लासिकल का क्रिटिसिज्म निकला कि गप्पे मार के चले गए। मैरी पार्कर बोले इंटीग्रेशन से ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट क्या इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है ऑर्गेनाइजेशन में? ये उसका क्रिटिसिज्म था। क्या कोएक्टिव अथॉरिटी, एक ब्यूटीफुल शुगर कोटेड टर्म्स देने से क्या इंसान के ईगो इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? तो वो ईगो इश्यूज ना है, इसीलिए हायरार्की बनाई क्लासिकल थिंकर्स ने कि हायरार्की बना दो यार, जो ऊपर है उसकी ईगो ज्यादा बड़ी है, जो नीचे उसकी ईगो कम है, जिसकी बड़ी है उसकी चलेगी, भाई वही ऑर्डर देगा, वही करेगा सब कुछ। इसलिए बेसिकली तो ये सारी बातें इधर उधर की बताने का कंटेक्स्ट बस इतना है, ताकि आप इस चीज से फेमिलियराइज हो सको कि क्लासिकल थिंकर्स जो देकर गए हैं वो बहुत बड़ी धरोहर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और संपूर्ण मानव जाति की। तो उसको आप ऐसे नहीं, बल्कि आप अपने घर में, अपने आसपास इन सारे प्रिंसिपल्स को देखो, वो बड़े साइलेंटली आज भी ऑपरेट हो रहे हैं। वो बातें नहीं करते, वो इंप्लीमेंट होते हैं। तो हमने जब फेओल के प्रिंसिपल डिस्कस किए थे तो देखो लगभग वही था, साइंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने थोड़े से कीवर्ड्स बढ़ा दिए, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, वहां प्रोडक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी डाल दिया, यूनिवर्सैलिटी, न्यूट्रलिटी, प्रोविजनल प्रिंसिपल्स, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, साइंस ऑफ मैनेजमेंट ओवर रूल ऑफ थंब। तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, फिर हम उनके प्रिंसिपल्स देखे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्डर, टेन्योर, इनिशिएटिव, इक्विटी, रेम्यूनरेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन। तो वही सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, गलिक और अर्विक ने भी अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए थे, बट प्राइमरीली हम इनको एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि पेपर के अंदर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा इनके प्रिंसिपल्स क्या थे। इनके प्रिंसिपल्स को उठा उठा के हम आंसर के अंदर अपनी थीम के साथ रिवर्बरेट करेंगे ताकि हमें मार्क्स ज्यादा मिल सकें। या मुद्दे की बात बस इतनी है कि नंबर आना चाहिए, दुनिया में क्या है क्या नहीं है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। मार्क्स अगर आ रहा है हमको, बस हमारे लिए वही मैटर करता है। और यूपीएससी के एग्जामिनर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वो आपका 2-4 लाइन पढ़ने के बाद ही ये समझ जाएंगे इसको कितना आता है। तो वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आपने अंडरलाइन किए होंगे वही उस टाइम पे सेवियर का काम करेंगे। तो इसलिए आपसे बार बार आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट सिंक्रोनाइजेशन, कि आप उन कीवर्ड्स पे ध्यान दो, उन बेसिक कंसेप्ट्स पे ध्यान दो जिन पे हम काम कर रहे हैं। पेपर में आंसर ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा। तो वही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं, स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, टेक्नोमैकेनिकल स्ट्रक्चर, साइंटिसिज्म, टेक्निसिज्म, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल का डिफरेंस जो हम बहुत बार देख चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अगर रट लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके कीवर्ड्स जो हैं पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 के अंदर तो ये बहुत बार रिपीट हो जाएगा। 60-70 नंबर का तो ये टेबल ही होगा अगर आपको यूज करना आता है। इट ऑल मैटर्स हाउ यू यूज इट। एवरीबडी इज गिवन द सेम बॉडी, एवरीबडी, बट मिल्खा सिंह न्यू हाउ टू यूज इट। वो रोम ओलंपिक्स में धमाल मचा के आ गए, कॉमनवेल्थ गेम में धमाल मचा के आ गए। यही नहीं है, अपनी बॉडी को इतना फिट रखा कि सैडली एट द एज ऑफ 91, इवन दो एट द एज ऑफ 91 जहां पे हम देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 67 है, ही कुड नॉट
survive at the age of 91 and that too due to post covid complications he has died. कितना immunity build किया उन्होंने. तो same शरीर, same दिल, same आंखें भगवान सबको देता है, but वो अपनी body को इतना constructively use नहीं कर पाते. Today these days I see boys and girls at the age of 25 20 मोटा सा पेट निकला हुआ है, तूंद निकला हुआ है, पड़े हुए हैं ऐसे, गिरे पड़े हैं, बीमार लगते हैं. क्यों? Because they are not using their body what they are expected to. वो एक काउच पोटैटो बन के रह गए हैं, घर में सोए हुए हैं, उठना नहीं चाह रहे हैं, रात के 3-3 बजे तक जगते हैं, कोई पर्पस नहीं है, कोई रनिंग नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एकदम एनर्जी लेस हो रखे हैं. तो दैट इज द कंसेप्ट वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर कि थिंग्स आर गिवन टू एवरीबडी. ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये सबके पास होंगे, बट हाउ कंस्ट्रक्टिवली यू यूज देम फॉर योर ओन एनरिचमेंट एज वेल एज फॉर इंप्रूविंग द मार्क्स इनटू द पेपर विल डिपेंड अपॉन you only. So here I will take your leave now. We'll meet into the next session with either Max Weber, bureaucratic management theory, or some question discussion. So by the time, I would like to say thank you so much. We'll meet again. Take care. Goodbye.